नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे स्नोरिंग यानी खर्राटों की समस्या की। जरूर आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो सोते हुए जोर से खर्राटे लेता हो। खर्राटे लेकर सोने वाले लोग दूसरों को बहुत परेशान करते हैं और खर्राटे की समस्या को अक्सर लोग हंसी मजाक में भी टाल देते हैं। हालांकि ये जानना समझना जरूरी है कि आम से लगने वाली समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है। जी हां, खर्राटे की समस्या कब गंभीर हो सकती है, इसके बारे में जानना समझना जरूरी है। तेज खर्राटों के साथ अक्सर सांस रुकने की घटनाएं, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, इससे भी जुड़ी होती है और ये दिल, दिमाग और रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और डिप्रेशन तक का जोखिम बढ़ सकता है। भारत में कई छोटे बड़े शहरों की सर्वे बताते हैं कि हर तीसरा या चौथा व्यक्ति खर्राटों की समस्या से परेशान है और बहुत से लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आज हम इस समस्या पर बात करेंगे। क्यों इसे जानना समझना जरूरी है, क्या उपाय इसके लिए किए जा सकते हैं, क्या कारण है, इसे कैसे पहचानें, कब डॉक्टर के पास जाएं, क्या घरेलू उपाय भी हैं जो मदद कर सकते हैं और आयुर्वेद और होम्योपैथी की भी इसमें क्या भूमिका हो सकती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सौरभ मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, एम्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मित्तल। साथ ही निकिता शर्मा, आयुर्वेद विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव सिंह हमें होम्योपैथी का नजरिया बताएंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं होम्योपैथी CGHS। और तीनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। पहले बेसिक समझेंगे। डॉक्टर मित्तल, बहुत से लोग हैं जो खर्राटे लेते हैं, क्या ये समस्या सच में आम है? कैसे समझाइए पहले आप, खर्राटे क्या हैं और क्यों आते हैं? देखिए, खर्राटे की समस्या बहुत कॉमन है। जैसे आपने बताया कि हर तीसरा या चौथा व्यक्ति खर्राटे लेता है। तो खर्राटे बेसिकली क्या होता है, जब हम रात को सोते हैं तो हमारा जो सांस का रास्ता है वो बंद होने लगता है। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं और सांस हमारे फेफड़े तक जाता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रास्ता होता है, अगर इसमें कहीं भी रुकावट होती है तो खर्राटे आने लगते हैं। जनरली जब हम दिन में जाग रहे होते हैं तो हमारी बॉडी कॉम्पनसेट करके रखती है, सांस का रास्ता खुला रहता है। पर जैसे ही हम सोते हैं, सोने के बाद ये सांस का रास्ता पिचक जाता है या बंद होने लगता है। जैसे ही वो बंद होता है, हमारी सांस जाना रुक जाती है और जो हमारा सॉफ्ट पैलेट या उसको हम तालू बोलते हैं, वो वाइब्रेट करने लगता है। वो तालू के वाइब्रेट करने से जो आवाज़ निकलती है उसको हम खर्राटा बोलते हैं। तो ये प्राइमरी प्रॉब्लम है कि जो अपर एयरवे या हमारी जो तालू है उसके वाइब्रेट करने की जो आवाज़ निकलती है उसको खर्राटा बोलते हैं। अब इसकी वजह तो बहुत सारी होती हैं, पर इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। जो खर्राटे वाले मरीज़ होते हैं उनमें से काफ़ी लोगों को स्लीप एपनिया या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसको बीमारी बोलते हैं, OSA, वो होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को लगातार खर्राटे आ रहे हैं तो और क्या क्या लक्षण उनको हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। तो जनरली ऐसे मरीजों में हमको डॉक्टर के पास जाके पता करना चाहिए। वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तब आपकी बीमारी का करेक्ट पता चल सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर निकिता शर्मा, आयुर्वेद में क्या समझें, क्योंकि इम्बैलेंस की बात होती है, क्या है वात पित्त कफ में किसी तरह के इम्बैलेंस का परिणाम होता है और कैसे आयुर्वेद इसे देखता है? बेसिकली आयुर्वेद में जो ये खर्राटे है वो ऊर्ध्व जत्रुगत, मतलब अपर क्लाविकल से ऊपर जो रोग हैं उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें जो मेन दोष इन्वॉल्व होते हैं वो वात और कफ होते हैं। एक्चुअली जब कफ बढ़ता है तो जो हमारे एयरवेज होते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है वो, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पे म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है और वहाँ पे जो ये सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो बिल्डअप हो जाते हैं। तो वैसे भी वो एयरवेज है वो और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। वात का इसमें क्या रोल होता है कि जब वात बढ़ जाता है तो उस एयरवेज में वो बहुत रुक्षता और इरिटेशन क्रिएट करता है। तो जो फ्लो ऑफ एयर होता है वो टर्बुलेंट होता है, जिसकी वजह से खर्राटों की आवाज़ निकलने लगती है। तो बेसिकली इसमें जो पैथोलॉजी होती है वो यही होती है कि जो हमारा नॉर्मल एयरवेज है उसमें जब किसी प्रकार का कोई रुकावट हो या कॉन्स्ट्रिक्शन हो या वो एयरवेज सिकुड़ गया हो तो वो खर्राटे बाहर की तरफ आते हैं। तो आयुर्वेद में मुख्यतः वात और कफ, ये दो दोष हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है खर्राटों के लिए। ठीक है। और डॉक्टर राजीव, होम्योपैथी का दृष्टिकोण समझें तो खर्राटे के पीछे कौन से कारण आप देखते हैं और क्या हल्के फुल्के ट्रीटमेंट काम आते हैं इसमें? देखिए, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया, खर्राटे बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक आम बीमारी है। अगर खर्राटे किसी को कभी कभी आते हैं, रोज़ नहीं आते हैं, बहुत लाउड स्नोरिंग नहीं है, जितना ज़्यादा स्नोरिंग नहीं है कि अगले कमरे में है, तो उस पर कोई आमतौर पे चिंता वाला विषय नहीं होता है। लेकिन अगर खर्राटे इतने ज़्यादा हो रहे हैं या रोज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, रात में आपके साथ अगर कोई सोया हुआ है उसको आपको जगाना पड़ रहा है, आपको पसीने आ रहे हैं, तो जेन्युइनली वो एक परेशानी का विषय हो सकता है। खर्राटे आने के कई वजहें हैं। हमारा भी इसको लेकर वही दृष्टिकोण है जो मॉडर्न मेडिसिन में रहता है
कि अपर एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन किसी वजह से, जैसे एडनॉइड हो गया, किसी को बच्चों में खासकर एडनॉइड की समस्या पाई जाती है जिसकी वजह से स्नोरिंग हो सकती है, टॉन्सिलाइटिस है, कई लोगों का जो वेट बढ़ा हुआ रहता है जिनमें खासकर जो गर्दन के आसपास नेक का सर्कमफ्रेंस 17 इंच से खासकर मेल्स में ज़्यादा पाया जाए तो उसमें खराटों की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। वैसे भी देखा गया है कि आमतौर पे मेल्स में ये समस्या ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। प्रेगनेंसी एक दूसरी कंडीशन हो सकती है महिलाओं के अंदर जिसमें ये ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। महिलाओं में आमतौर पर ये कंडीशन जो होती है वो मेनोपॉज के बाद थोड़ी ज़्यादा प्रेवलेंट होनी शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे एक तो दूसरा क्या वजह बन जाती है, जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है जो हमारा मसल टोन होता है वो मसल हमारे ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा भी हमने आमतौर पर देखा होगा घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें खराटों की समस्या ज़्यादा होती है। अच्छा, एक और जो बहुत कॉमन मिथ रहता है लोगों में कि खराटे लेके कोई सो रहा है तो बहुत अच्छे से सो रहा होगा, पर ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, बल्कि इसका विपरीत ही पाया जाता है कि अगर इंसान ज़्यादा खराटे ले रहा है तो वो सुबह जब उठेगा तो उसको साउंड रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं रहा होगा, मतलब वो अच्छी नींद नहीं ले पाया है। ठीक है डॉक्टर मित्तल, जो आपने शुरुआत में ही कहा ओएसए की जब हम बात करें तो यानी हम ये समझे कि सिर्फ एक इरिटेट करने वाली चीज़ नहीं है अगल बगल जो है, बल्कि एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा आप स्टेप बाय स्टेप बताएं कि कब हम समझें कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की तरफ जा रहा है और डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। देखिए, जैसे हमने बात करी कि खर्राटे की वजह से सांस का रास्ता जो है ऊपर का थोड़ा नैरो होने के बाद खर्राटे आते हैं। अगर वो पूरा बंद हो जाता है और आपकी सांस अटकने लगती है उसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। जैसे कई लोग घर में देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं और वाइफ हमारे पास बताती है कि जब ये सो रहे होते हैं तो रात को अचानक खर्राटे लेते लेते इनका सांस एकदम रुक जाता है कुछ सेकंड के लिए और फिर दोबारा सांस लेते हैं। उसको बोलते हैं कि एपनिया हो रहा है, मरीज का सांस रुक रहा है। अगर कभी भी ये आप नोटिस करते हैं अपने किसी फैमिली मेंबर में तो ये एक स्लीप एपनिया का बहुत बड़ा लक्षण है। जनरली इसके क्या लक्षण होते हैं कि मरीज की नींद पूरी नहीं होती। जब मरीज सुबह सोकर उठता है तो उसको सर में दर्द रहता है या ऐसा मन करता है कि और सो जाऊं, चाहिए 8 घंटे सो लिया 10 घंटे सो ले, बट नींद पूरी नहीं होती। दिन में बैठे बैठे नींद आती है, ड्राइव कर रहे हैं तो नींद आने लगती है, या कार में या बस में पीछे बैठ कर जा रहे हैं तो नींद आने लगती है। ये बहुत कॉमन लक्षण है। इसके साथ साथ अगर लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहती है तो हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक और भी बहुत सारी परेशानियां, जैसे गर्भावस्था में महिलाओं में भी दिक्कत होने लगती है। तो अगर आपको ये लक्षण है खर्राटे के साथ साथ तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब एक चीज़ जो हम देखते हैं कि खर्राटे के सिर्फ खर्राटा भी एक प्रॉब्लम है क्या, तो सिर्फ खर्राटा अपने आप में भी अगर रेगुलर आ रहा है तो वो अपने आप में भी एक प्रॉब्लम है अगर उसके साथ स्लीप एपनिया नहीं है, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करता है। आपके साथ जो बेड पार्टनर है, आपका स्पाउस है, उनकी नींद में दखल डालता है। तो ये इन जनरल अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि इसका सही इलाज किया जा सके। ठीक है। और जैसे आपने बताया कि वात और कफ से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद ये मानता है। किस तरह की आप घरेलू नुस्खों की बात करेंगे, क्योंकि एक तरह से देखें तो कोई क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गले और नाक की सूजन कम करें या वात और कफ को बैलेंस करें, या लोग कैसे समझें कि ये समस्या अब ज़्यादा बढ़ रही है और आहार में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि वात और कफ दोनों ही दोषों का इन्वॉल्वमेंट खर्राटे में रहता है, तो ये हमें ये समझना चाहिए कि ये ठीक प्रकार से जब खान पान नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है, या कुछ और फिजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे पॉलिप का इन्वॉल्वमेंट हो गया, टर्मिनेट बड़े हुए हो गए, या फिर ओबेसिटी कारण है, या फिर उसका पीसीओडी कारण है, अगर ये सब चीज़ है तो भी अल्टीमेटली जाकर वो दोषों को ही इन्वॉल्व करने वाला है। तो हमें क्या करना है ना कि ऐसे कुछ खान पान जो कि कफ को कम करने वाले हैं और वात को कम करने वाले हैं, ऐसे हमें खान पान लेने हैं। जैसे कि हमें हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड लेना है, वो वात को कम करेगा। कफ को कम करने के लिए वो फूड जो बहुत ऑयली है, फ्राइड है, जो बहुत रिफाइंड शुगर्स है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो कफ को सीधे बढ़ाते हैं, उन्हें हम कम करना चाहिए। इसी तरह से हमें हमारे खान पान में जो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करते हैं। तो जाहिर सी तौर है कि अगर खर्राटे किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से आ रहे हैं, टर्बिनेट्स में इन्फ्लेमेशन है या कुछ वहीं पर ही कुछ लोकल ग्रोथ है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स अपने खाने में रखने चाहिए। और वृक्ष आहार जैसे कि मिलेट्स हो गए, ज्वार बाजरा हो गया, ये सब धीरे धीरे क्या करता है, कफ को कम करते हैं। तो इस प्रकार के हमें सीरियल्स और लेंटिल्स हमें हमारे खाने में इंक्लूड करने चाहिए। और विशेष तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ठंडा या बहुत डायरेक्टली म्यूकस को बढ़ाने वाला कोई भी खान पान हमें एटलीस्ट रात को सोने के टाइम पर नहीं लेना चाहिए। ठीक है। आपने डॉक्टर अजय महिलाओं और पुरुषों को लेकर बात करी, क्यों ऐसा है कि पुरुषों को खर्राटे ज़्यादा आते हैं, महिलाओं को कम आते हैं, और क्या एक लिंक मोटापे से भी जोड़ा जाता है कि जिनका वजन ज़्यादा है उन्हें खर्राटे ज़्यादातर देखा जाता है, क्यों ना आते हैं? बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल है।
और क्योंकि ओबेसिटी इन जनरल खासकर ऐसा पाया गया है अध्ययन में कि जिनके अंदर ट्रंकल ओबेसिटी जो हम बोलते हैं, जो मतलब नाभि के आसपास के एरिया चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है, या जिनके गर्दन के आसपास ज़्यादा चर्बी का जमाव पाया जाता है, उनमें इस तरह की समस्या ज़्यादा पाई गई है। क्योंकि चर्बी के जमाव की वजह से वो नेचुरली वो जो हमारी एयरवेज हैं वो नैरो होनी शुरू हो जाती हैं। और एक हार्मोनल कंसेप्ट भी रहता है, जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनको प्रोटेक्टिव की तरफ कह सकते हैं कि जबकि इसीलिए मेनोपॉज से पहले महिलाओं में ये समस्या कम पाई जाती है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मसल टोन कम होता है या किसी का वज़न ज़्यादा है, तो ये जो हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स होने लगते हैं। उसकी वजह से रात के सोते समय भी यही होता है, क्योंकि आपके जो यहाँ के मसल्स हैं और जो टिश्यूज़ हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए जो मोटापे वाले लोग हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे जैसे हमारी एज भी बढ़ेगी ये समस्या और बढ़ेगी। इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, अपने मोटापे को कम करने के लिए अपना खान पान सही रखें, नियमित व्यायाम करें, ठीक है। और अल्कोहल एक बहुत कॉमन कॉज है। अल्कोहल के साथ स्मोकिंग के साथ ऐसा पाया गया है, खासकर क्योंकि जो भी चीज़ आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रही है, अगर आप रात के समय सोने से पहले अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपकी वो ब्रीदिंग के आसपास के जो मसल्स हैं, थ्रोट के आसपास, नोज के आसपास के जो मसल उनको रिलैक्स करता है, और उसकी वजह से दोबारा से आपको स्लीप एपनिया होने के या खराटे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्लीप एपनिया अपने आप में एक तरह के खराटों की वजह मतलब एक टाइप ही है, क्योंकि स्लीप एपनिया ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू खराटे। उसमें जो है आपकी सांस रोकने की समस्या ज़्यादा रहती है, इसलिए उसको और अच्छी तरीके से हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और जो बातें अभी बताई हैं, एज फैक्टर की बात की, मोटापे की बात की है ख़ास तौर से, और जो उम्र बढ़ती है, डॉक्टर मित्तल और भी ऐसे क्या चीज़ें हैं जो असर डालते हैं? हमने देखा कई बार लोग जब रात में अल्कोहल का सेवन या रात में हेवी मील ले लेते हैं उसके बाद भी खराटे की समस्या होती है, तो और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है? तो जो जनरली इसका सबसे बड़ा कारण तो मोटापा होता है। जैसे जो बड़े लोगों में, या हम कहते हैं कि अडल्ट्स में मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा उम्र बढ़ना या पुरुष होना, ये कारण होते हैं। पर जो एक बच्चों का एक बहुत बड़ा कारण होता है, अगर आप देखेंगे फैमिलीज़ में ऐसा बहुत कॉमन है कि बच्चे हैं 7-8 साल के, 10 साल के, 12 साल के जो खर्राटे लेते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात करी, तो उनके लिए हम एडिनॉइड्स होते हैं, जैसे कि पीछे कहते हैं कि नाक के पीछे का मांस बढ़ गया, या नाक की हड्डी तिरछी है, या नाक के अंदर पॉलिप बढ़ गया है, मांस बढ़ गया, या फिर टॉन्सिल हो गए, तो इसकी वजह से बच्चों में बहुत बार खर्राटे होते हैं। और मैं ये कहूँगा कि हम बड़ों के खर्राटे की कभी कभी बात कर भी लेते हैं, बट बच्चों के खर्राटे के बारे में कभी डिस्कशन नहीं होता। और बच्चों के खर्राटे का इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चों में जब ये प्रॉब्लम होती है तो बच्चों की ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, उनकी मेंटल ग्रोथ, स्कूल परफॉर्मेंस, वो सब खराब होने लगता है। तो ये मेजर कारण होते हैं अपर एयरवे इन्फ्लेमेशन जो बच्चों में होते हैं। बड़ों में ज़्यादातर मोटापा, और जैसे अगर किसी को बचपन में एडिनॉइड है, सर्जरी नहीं हुई, वो बड़े हो गए, तो वो एडिनॉइड बहुत साल तक चलते रहते हैं, और वो 40-45 साल की उम्र तक भी उनको अगर सर्जरी नहीं हुई तो उनको खर्राटे की प्रॉब्लम बनी रहती है। बहुत बार जैसे कुछ लोगों की स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब्ड होती है। अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हैं, मान लिया आप एक दिन 4 घंटा सोए, जब आप अगले दिन सोएंगे तो आपको ज़्यादा खर्राटे आएंगे। आपने रात में शराब पी ली, शराब एक बहुत बड़ा कारण होता है खर्राटे आने का। जिनको प्रॉब्लम होती है, जैसे सांस की बीमारियां हैं, दमा है, या एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोलते हैं, या COPD बोलते हैं, उन मरीज़ों में खर्राटे की समस्या ज़्यादा होती है। जिन मरीज़ों को हार्ट की बीमारियां हैं, तो जिनको हार्ट की बीमारी है उनको अपने आप हार्ट की बीमारी की वजह से भी, क्योंकि हार्ट की बीमारी में बॉडी में फ्लूइड थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, तो उसकी वजह से भी खर्राटे की प्रॉब्लम चालू हो सकती है। तो खर्राटे की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, और हार्ट अटैक की वजह से खर्राटे की प्रॉब्लम भी चालू हो सकती है। ठीक है। तो एक तरह से डॉक्टर निकिता देखें तो जब नींद खराब है तो उस वजह से आपका मूड, मेमोरी, काम में प्रोडक्टिविटी सब कुछ घटता है। तो स्लीप हाइजीन को लेकर भी आयुर्वेद में बहुत सारी बातें कही गई हैं। Exactly. वो खर्राटों की समस्या में कितनी मदद कर सकते हैं? क्या स्लीप हाइजीन अपनाना चाहिए? जैसे कि पहले इस बारे में बात हो चुकी है कि हमें ऐसा लगता है कि जो खर्राटे ले रहे हैं दैट मीन्स उनकी बहुत साउंड स्लीप है। ये एक बेसिकली मिथ है। उनकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहती है, इसीलिए आहार, स्वप्नो, ब्रह्मचर्य त्रयो स्तंभ बताए गए हैं आयुर्वेद में, और स्लीप को, प्रॉपर स्लीप को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है। तो और सिर्फ स्थान ही नहीं दिया गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई भी गई है कि हमें किस तरीके से अपनी नींद अच्छे से लेनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मली आजकल बड़ा ट्रेंड है इस चीज़ का कि लेट नाइट स्लीप है। आयुर्वेद क्लियरली बोलता है कि जितना जल्दी हो सके जस्ट आफ्टर सनसेट अपने सारे काम को वाइंड अप करके हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जहाँ बात बताई गई है वहाँ पर आयुर्वेद ये भी बोलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप तभी उठ पाएंगे जब आप रात में टाइम से सोएंगे। एटलीस्ट यू शुड हैव 7 to 8 hours ऑफ साउंड स्लीप। तो
नींद इस तरीके से होनी चाहिए कि आप जब सुबह उठें तो आप बहुत रिफ्रेश्ड महसूस करें। तो कोशिश करें कि सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपके जो भी डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, चाहे लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए या फ़ोन्स हो गए, उसका आप अवॉइड करिए। अनटिल एंड अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि अपने आसपास पूरे माहौल को और पूरे सराउंडिंग को एकदम डिम लाइट में और कॉन्सेंट्रेट करके अपने सोने की कोशिश करें। दूसरा, अगर सिर्फ खर्राटे के पर्सपेक्टिव में हम बात करें कि हमें किस तरीके से इंश्योर करना है कि हमारी साउंड स्लीप होए, तो इसमें आयुर्वेद ने बहुत अच्छा बताया गया कि आप योग को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अनुलोम विलोम जो प्राणायाम बताए गए हैं, भ्रामरी जो प्राणायाम बताए गए हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे स्टेप्स हैं जो कि साउंड स्लीप को जल्दी लाने में बहुत मददगार हो सकते हैं। एक डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी बहुत अच्छी इसमें इफेक्टिव होती है, जिसमें आप डायफ्रैगमा मतलब अपने स्टमक के थ्रू आप ब्रीदिंग करते हो, स्टमक अप एंड स्टमक डाउन। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। दूसरा, आप कोशिश करें कि सोने से पहले आप थोड़ा मेडिटेट करें, क्योंकि मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जितनी भी जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो सिंक्रोनाइज होती है, और जब सिंक्रोनाइज होती है तो जितना कम डिस्टर्बेंस आपका ब्रेन को होता है उतना ही जल्दी वो स्लीप इंड्यूस करता है। तो सिर्फ आयुर्वेद में नहीं, ये भी साइंटिफिक ग्राउंड्स पे भी ये चीज़ बहुत इस्टेब्लिश हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है कि मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया और पॉजिटिव थिंकिंग एटीट्यूड हो गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंश्योरिंग गुड क्वालिटी स्लीप। ठीक है। और होम्योपैथी में अगर हम बात करें, सपोर्टिव केयर की भी बात करें या ट्रीटमेंट को लेकर बात करें, तो कितनी मदद होम्योपैथी कर सकता है इसमें? जी देखिए, बिल्कुल, खासकर अगर मैं बच्चों से शुरुआत करूं तो खर्राटों का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत कॉमन कॉज एडेनॉइड है। टॉन्सिलाइटिस एक बहुत कॉमन कॉज रहता है जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं। एलर्जी की समस्या एक बहुत थ्रू आउट द ईयर, खासकर मेट्रो सिटीज़ में बहुत प्रॉब्लम प्रोमिनेंट है। तो ऐसे सब कंडीशन में होम्योपैथी बहुत अच्छा उपचार देती है। बड़ों में भी जहाँ तक अगर किसी वजह से एलर्जी हो रखी है, जिसकी वजह से स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, खर्राटे आ रहे हैं, तो उसमें होम्योपैथी बहुत हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी अपने आप में एक होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो जो भी किसी भी पेशेंट के अंदर जो भी रूट कॉज है, उसके सारे लक्षणों को ध्यान में रख के हम उसके सिम्टम्स पे दवाई दे देते हैं और उसके ऊपर पेशेंट को पूर्ण तौर पे आराम पाया जाता है। यहाँ तक कि OSA के भी जो बिगनिंग के केसेस हैं, जिसमें मीडियम टू मॉडरेट केसेस हैं, उनमें होम्योपैथी बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है। इनफैक्ट इंटीग्रेटिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें मॉडर्न मेडिसिन के साथ हम होम्योपैथिक दवाइयाँ दे के OSA की प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और खासकर जैसे मैंने शुरुआत में ही बात करी, एलर्जी जो कि एक बहुत कॉमन कॉज है, जिसकी वजह से साइनस की समस्या हो जाती है, एडेनॉइड्स हो जाते हैं, उसमें अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ समय से उपचार चालू किया जाता है तो उससे बहुत जल्दी निजात पाया जाता है। साथ साथ जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, वो बढ़ती है। ऐसे लोगों में जिनमें के कारण मोटापे की वजह से है, उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने से आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, तो वो भी आपकी जो है वो खर्राटों की समस्या में डेफिनेटली हेल्प करती है। हाँ, साथ में ज़रूर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने ज़रूरी रहेंगे कि आप अपने मोटापे को कम करने के लिए अपना खान पान नियमित करें, एक संतुलित आहार लें, साथ में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। लेकिन अगर साथ में होम्योपैथिक दवाई स्टार्ट की जाएगा, और जितना जल्दी स्टार्ट किया जाएगा उतना आपको जल्दी आराम मिलेगा। ठीक है। डॉक्टर मित्तल, हमने चर्चा समझी है और बात की है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि कुछ आप ऐसे पॉइंट्स बता दें कि लोग, क्योंकि मैंने कहा मजाक में टाल देते हैं, या फिर बगल में खर्राटे हमारे पार्टनर ले रहा है या फैमिली कोई मेंबर ले रहा है, उसे क्या उठा देना चाहिए, करना क्या चाहिए? जो लोग इरिटेट हो रहे हैं, और ये कैसे वो साइंस बताएं कि नहीं अब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, तो ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया कि कोई खर्राटे लेता है और आपने ये नोटिस किया कि उसकी सांस रुक रही है, तो ये डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब जैसे अगर आप रेगुलर देख रहे हैं, भाई कोई पर्सन सो रहा है जिसने अल्कोहल लिया है या रेगुलर खर्राटे लेता है, तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि करवट से सोएं। तो अगर जो करवट से सोते हैं उससे खर्राटे आने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। या फिर हम कई दफ़ा बोलते हैं कि जो बेड होता है उसका सिरहाना थोड़ा ऊंचा करके सोएं। जैसे हम बहुत पेशेंट्स को बताते हैं कि आप बेड के हेड एंड के नीचे 2 ईंट लगा लें, ताकि आपका बेड थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा सिरहाना, तो उससे खर्राटे की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस या अस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर आप उसका भी प्रॉपर इलाज करेंगे तो आपके खर्राटे की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। परंतु अगर आपको हार्ट की बीमारी है, आपको पहले स्ट्रोक आया है, या आपको या कोई नसों की परेशानी है, आप चीज़ें भूलने लगे हैं, आपको लगता है कि मेरी याददाश्त में चीज़ें रख के भूल जाता हूँ, या आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन है, मतलब आपकी सेक्स में रुचि कम हो गई है, या सेक्सुअल डिसफंक्शन है, या इनफर्टिलिटी, ये भी बहुत कॉमन रीज़न होता है स्पेशली मेल्स में, कि बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है अगर बॉडी में खर्राटों की वजह से या स्लीप एपनिया की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। ये सारी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको एक बार डॉक्टर को, डायबिटीज़ हो रही है, आपका ब्लड
वजन बढ़ता जा रहा है। कई दफ़ा लोग नोटिस करते हैं कि इनकी गर्दन मोटी हो गई है या पैर शू का साइज़ बढ़ता जा रहा है क्योंकि पैरों में सूजन आ रही है। अगर ये सब लक्षण है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इस खर्राटे की परेशानी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अभी आपने स्लीप हाइजीन को लेकर बात करी डॉक्टर निकिता, और ऐसी बिल्कुल जिसे हम कहेंगे ना कि डूज एंड डोंट्स की अगर हम बात करें, क्या ऐसी चीज़ है जिसको तेज़ खर्राटे आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अपने ना खान पान में शामिल करनी है और दिनचर्या में ध्यान रखनी है, क्या नहीं करना है? सबसे पहले अल्कोहल इंटेक, जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर आप अल्कोहलिक हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसको अवॉइड करिए, क्योंकि डूज से पहले डोंट फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लीप हाइजीन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई दिए गए हैं, उसको फॉलो करिए। और सबसे मुख्य बात जो है वो ये कि आप पहले रीज़न अपना फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आपको खर्राटे आ किस वजह से रहे हैं। यदि सिर्फ थक गए हैं जिसकी वजह से ओकेजनली कभी खर्राटे आ रहे हैं तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी सिम्टम्स की बात की गई थी कि सांस रुकना या एकदम से चोकिंग हो जाना, चेस्ट पेन होना, या अगर कोई और मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट जैसे हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, अगर ये सब है तो उसको आप इग्नोर ना करें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चिकित्सा परामर्श लेने की कोशिश करें। जहाँ तक रही खान पान की बात, तो खान पान की बात मैंने बता ही दी है। लेकिन विशेष तौर पे जिनको खर्राटों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो उनके लिए, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो साथ वाले के लिए ज़्यादा होता है वो प्रॉब्लम। तो कोशिश करें कि आप अपने डाइट में सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड को इन्वॉल्व करें और ऐसी चीज़ें जो कि डायरेक्टली कफ को बढ़ा रहे हैं या डायरेक्टली वात को बढ़ा रहे हैं उसको आप कम करिए। और दूसरी बात ये कि देखा जाता है कि जो खर्राटे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट कोज ये भी होता है कि म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है। तो अपने आप को बहुत कोल्ड एक्सपोजर, चाहे वो बहुत तेज़ हवा में अपने आप को एक्सपोज करना या बहुत ही कोल्ड फूड इनटेक करना, ये आप अवॉइड करें। और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जिसके बारे में कई बार इस प्लेटफॉर्म पे बात हुई है, तो वो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स से स्पेसिफिकली किसी डिजीज़ को, किसी कंडीशन को लेकर नहीं होता है। वो हेल्दी ईटिंग हैबिट इज़ फॉर जनरल और वो सभी को ही फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो, चाहे वो हेल्दी स्लीप हैबिट्स हो। तो जो जनरल चीज़ें हैं अगर आप उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करोगे तो डेफिनेटली वो आपको इस प्रॉब्लम से बहुत हद तक छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है। और होम्योपैथी में अगर ट्रीटमेंट में ही आगे बात करें डॉक्टर राजीव, तो क्या हल्के खर्राटे की भी समस्या है, उसे शुरू में ही ट्रीट कर लेना बेहतर रहेगा? क्या आप उसके लिए क्या जी बिल्कुल, शुरुआत में जितना जल्दी आप इसके ऊपर ध्यान दें, इग्नोर ना करें, और डेफिनेटली कॉज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एलर्जिक कंडीशन की वजह से, एडनॉइड की वजह से खर्राटे आ रहे हैं और आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। तो डेफिनेटली पहले उस चीज़ का जो भी, जैसे अगर मैंने बताया बच्चों में है, बड़ों में है, अगर एलर्जी का समस्या है उस पर ध्यान दें, जल्दी ट्रीटमेंट को शुरू करें, उपचार के लिए जल्दी एक परामर्श लेने के लिए एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाएँ। आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि लोग देखते हैं कि अच्छा मेरे को शायद इस वजह से समस्या हो रही होगी, तो कुछ भी जो गूगल पे मेडिसिन मिला वो ले लिया। तो जल्दी उपचार शुरू करें। अपने सिम्टम जब डिस्ट्रेसिंग होने लग रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस करें। अगर मोटापा एक वजह लग रहा है तो उसके बारे में उसको अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए अपने होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को बताएं, उनको बताएं कि ऐसी समस्या है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे। आपके लक्षणों को नोट करें, अपने जो भी परिवारजन है उनको साथ में लेके जाएँ, क्योंकि खर्राटे के साथ साथ आपको कितना समस्या हो रही है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया, अगर आपके सुबह के समय अगर एकाग्रता में कमी आती है, अगर दिन भर में आपको डे टाइम सोमनोलेंस रहता है कि दिन भर में नींद आती रहती है, तो मतलब खर्राटे कुछ नॉर्मल से ज़्यादा एक्सटेंट तक ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसके ऊपर विशेष स्तर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जितना जल्दी उपचार आप शुरू करेंगे उतना जल्दी आपको उसका उपचार भी मिलेगा। बिल्कुल। और जिस सेल्फ मेडिकेशन की बात जो कही है अभी डॉक्टर राजीव ने, इस पर डॉक्टर मित्तल आप क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल हर चीज़ गूगल पे उपलब्ध है, आजकल आप देखते बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं या कुछ दवाइयाँ हैं, ये लेना कितना सही है, कितना नहीं है? क्या ये तुरंत असर दिखाते हैं और कितना वेट करना चाहिए एक तरह से? देखिए, अगर आपको खर्राटे की परेशानी है जो कि आपकी नींद को प्रॉब्लम कर रहा है या आपके पार्टनर की नींद को प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट ऑन इट। तो उसके लिए जैसे गूगल पे आजकल बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, आप नाक पे ये लगा लो, ऊपर पट्टी लगा लो, माउथ टेपिंग कर लो, ऐसे बहुत सारे, बट उनमें से कोई भी ऐसा मेडिकली प्रूवन डिवाइस नहीं है जो ये बताए कि उसकी वजह से आपका खर्राटे की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है या आपका स्लीप एपनिया खत्म हो जाता है। तो हम जनरली वो सब अवॉइड करने के लिए कहते हैं। उससे सिर्फ एक चीज़ होती है कि पेशेंट कई महीने तक उसको यूज़ करता रहता है और इवेंचुअली कई साल बाद वो डॉक्टर तक पहुँचता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये सब गूगल करने की बजाय आप डॉक्टर से सलाह लें, आपको सही सलाह मिलेगी। इसमें जैसे अगर आप इलाज की बात करें कि भाई माइल्ड प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ खर्राटे हैं या माइल्ड स्लीप एपनिया है,
तो उसमें बहुत बार जैसे वज़न कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वज़न कम करने का मतलब ये नहीं है कि जो बहुत मोटे लोग हैं सिर्फ उन्हीं को होता है। जैसे अगर आप किसी को कहें कि भाई ये थोड़ा हेल्दी है या हल्का सा वज़न ज़्यादा है, अगर वो लोग भी अपना वज़न कम कर दें, उसकी भी खर्राटे की प्रॉब्लम बहुत कंट्रोल हो जाती है। तो वज़न कंट्रोल करना, अगर आपका वज़न थोड़ा सा भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा होता है कि आप एक बार कई दफ़ा नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाएं। अगर कोई मांस बढ़ा हुआ है, कोई हड्डी बढ़ी हुई है, तो उसको निकलवाने के बाद भी आपके खर्राटे कंट्रोल हो जाते हैं। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपर एयरवे एक्सरसाइजेस, जैसे मैडम ने बताया कि कुछ एक्सरसाइज होती हैं, तो अपर एयरवे एक्सरसाइज जिसको कि हम मायोफेशियल एक्सरसाइजेस बोलते हैं, तो टंग की एक्सरसाइज, पैलेट की एक्सरसाइज, फेरिंग्स की एक्सरसाइजेस, ताकि वो आपको मसल्स को थोड़ा टोनिंग करती हैं, तो उसकी वजह से आपके खर्राटे की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। अगर आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम में कुछ डेंटल डिवाइसेस होती हैं जो कि डॉक्टर बनाते हैं, आपके मुंह का साइज़ लेके वो मुंह में लगा के रखनी होती है, उसकी वजह से अगर वो लगा के सोएंगे तो खर्राटे नहीं आएंगे। और इवेंचुअली एक डिवाइस होती है CPAP, शायद हम उस पर आगे भी बात करेंगे, बट ये जो जनरल हल्की बीमारी के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स काम कर सकती हैं। पर अगर आपको बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है और काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज़, मानिए कि आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां भी हो गई हैं, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखा के इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। घरेलू नुस्खे अकेले शायद लंबे समय तक इसको कंट्रोल ना कर पाए। ठीक है, आप जो डिवाइस की बात कर रहे थे और बहुत सारे ओरल अप्लायंसेस भी हैं, इनको लेकर थोड़ा और डिटेल में बताइए। ओके, तो जैसे ओरल अप्लायंसेस, डेंटल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे सांस का रास्ता अगर हम देखें साइड में, तो ये सांस का रास्ता, सांस हमारी नाक के पीछे से जाती है। तो ये जो हमारा जबड़ा होता है, कई दफ़ा अगर ये छोटा हो या थोड़ा पीछे हो तो सांस का रास्ता छोटा रह जाता है। तो उसके लिए डेंटिस्ट क्या करते हैं कि इसको, जबड़े को आगे करने के लिए कुछ डिवाइसेस देते हैं। तो वो डिवाइस मुंह के अंदर दांत के ऊपर लगाई जाती है सोते समय, और वो जबड़े को थोड़ा सा आगे कर देती है। वो जबड़े को जब आगे करती है तो सांस का रास्ता पूरा खुल जाता है। तो ये काम करती है, पर ये बहुत सीवियर केसेस में काम नहीं करती। जो हल्के केसेस होते हैं या माइल्ड स्नोरिंग वाले केसेस होते हैं, उसमें ऐसी डिवाइसेस काम कर जाती हैं। और ऐसी डिवाइसेस आप डेंटिस्ट जो भी क्वालिफाइड है इस चीज़ के लिए, वो बनाते हैं और बहुत महंगी नहीं होती हैं जनरली। तो वो डिवाइसेस बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कई दफ़ा कि मरीज़ को मुंह के अंदर कुछ रख के सोना है, तो मरीज़ को डिस्कम्फर्ट होता है कि भाई ये डिवाइस लगा के मैं सो नहीं पा रहा हूँ। एक दूसरा तरीका होता है जैसे नाक कान गले की सर्जरीज होती हैं कुछ, तो वो अगर आपके ENT के डॉक्टर आपको देखेंगे, वो बताएंगे कि जी आपको क्या, कहाँ पर ब्लॉक है और क्या हम उसकी सर्जरी से उसको खोल सकते हैं। तो वो सेकंड तरीका होता है। जो मेन इसका इलाज, जो ज़्यादातर जो सीवियर केसेस होते हैं या फिर जिनको कोमॉर्बिडिटीज ज़्यादा होती है, उसमें एक CPAP मशीन लगा के सोना पड़ता है। तो CPAP मशीन बेसिकली क्या होती है, एक बिजली से चलने वाला प्रेशर डिवाइस होती है। तो एक छोटी सी मशीन, जैसे टेलीफोन के साइज़ की एक मशीन होती है, उसका एक पाइप होता है, उसका एक मास्क होता है। तो वो मास्क, आप कई तरीके के मास्क होते हैं, मास्क आप नाक के ऊपर लगा के सो जाते हैं। तो वो मशीन क्या करती है, जो हवा है उसको खींचती है और प्रेशर से आपके अंदर पुश करती है। जैसे ही आपका सांस का रास्ता बंद होगा, मशीन सेंस करती है उस चीज़ को और प्रेशर देती है। तो यानी कि वो मशीन कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है कि आपकी सांस चल रही है कि रुकी हुई है। जैसे ही आपको खर्राटे आएंगे या आपकी सांस रुकने की चांस होगा, मशीन प्रेशर देगी और आपकी सांस चलती रहेगी। तो हमारे पास ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जो CPAP मशीन लगाते हैं। और जो लोग, जिनको सीवियर स्लीप एपनिया होता है, जब हम उनको मशीन CPAP पे चालू करते हैं तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। वो, उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब इतना अच्छा तो हम कभी पिछले 10 साल में सोए ही नहीं थे जितना हम इसके बाद सो पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्लीप एपनिया पे ध्यान दें, अपनी नींद को अच्छा करेंगे तो आपकी लाइफ चेंजिंग होती है इस चीज़ की परेशानी का इलाज करना। बिल्कुल। और अगर जैसे मैं कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं डॉक्टर निकिता, इसी तरह बहुत सारे आयुर्वेद में भी देखा जाता है कि बहुत सारे तेलों का सलाह दे दी जाती है कि वो आप नाक में डालिए, ठीक हो जाएगा। तो बिना आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लिए कोई भी इलाज अपनाना, ये कितना सही या गलत है? जिसकी आपने बात करी ऑयल इंस्टॉलेशन, इसको नस्य बोलते हैं। और डेफिनेटली जो नस्य है, डायरेक्टली ये जो आपकी नॉस्ट्रल से हम जो ऑयल अंदर डालते हैं, और डायरेक्टली उसका इफेक्ट ऑल्फैक्टरी नर्व्स पे, मतलब ब्रेन पे जाकर होता है। क्योंकि ऐसे बोला जाता है नासा ही शीर्षो द्वारम, हमारे पूरा जो ये ब्रेन है उसका जो द्वार है नासा ही है। तो आप देख लीजिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन को छेड़ने वाले हो, और वो आप बिना किसी एक एक्सपर्ट के एडवाइस के बिना ये कर रहे हो, तो आप कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशंस में अपने आप को लैंड अप करने वाले हो। तो
वैसे तो खर्राटों में और उर्दू जत्रुगत विकार में नशे का बहुत अच्छा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत इफेक्टिव रोल भी है। जैसे कि खर्राटे की यदि हम बात करें तो हम नशे एडवाइस करते हैं अणु तेल नशे या षडबिंदु तेल नशे, लेकिन कितनी ड्रॉप्स डालना है, किस समय डालना है, कितने दिन के लिए डालना है और कितने दिनों के बाद फिर से स्टार्ट करना है, उसके आगे कौन सा प्रोसीजर होगा, उसके पीछे कौन सा प्रोसीजर होगा, ये आप डिसाइड ना करें। लेट द फिजिशियन डिसाइड कि अभी क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या प्रोटोकॉल रहने वाला है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है बट उसको करना बहुत मुश्किल है। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि सिर्फ नशे के केस में नहीं और सिर्फ हमारे पैथी के केस में नहीं, इन ऑल द पैथीज सेल्फ मेडिकेशन इज़ हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अपनी तरफ से आप खुद डिसाइड मत करिए, लेट द डॉक्टर डिसाइड कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और अब क्योंकि समय कम बचा है, मैं तीनों ही विशेषज्ञों से कहूँगी कि जाते जाते आपकी क्या सलाह होगी। राजीव जी, आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं सबको सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि खर्राटे की समस्या को बहुत भी सीरियसली लेना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बीमारियों का लक्षण हो सकता है। तो सबसे पहले तो उसको इग्नोर ना करें, और जिसको खर्राटे की समस्या अभी भी होती है और अगर वो एक रेगुलर टाइम तक हो रही है तो फटाफट जाके उसको एक चिकित्सक से जाके परामर्श करें, और अगर उसका शुरुआत में ही निवारण कर लिया जाएगा तो आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगी। और जो बहुत बड़ी समस्याएं आगे चल के खासकर ओवैसी के जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केस में बन सकती हैं, उनसे आप निवारण पा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मित्तल? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको खर्राटे की समस्या है और आपके घर वाले आपको बताते हैं कि आपकी सांस रुक जाती है या आपको और भी लक्षण है, जैसे दिन में नींद आना या एक्सीडेंट हो जाना या नियर एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन ड्राइविंग करते समय हो, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो बात करके आपसे स्लीप टेस्ट कराएं और वो जो भी दवाइयाँ बताएं, जो भी तरीके बताएं, वो उनको फॉलो करें। इस चीज़ को अवॉइड करने से ये आज आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, बट अगले 10 से 20 सालों में जो आपके हार्ट और ब्रेन पर ये इफेक्ट डालेगी, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको आज ही सोचना ज़रूरी है कि हम इसके लिए क्या करें। डॉक्टर निकिता? खर्राटे वैसे तो एक सिम्टम जैसा ही लगता है, लेकिन इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें और इट इज़ ऑलवेज अ वाइज डिसीजन टू गेट अराइज एट अर्ली एट पॉसिबल। तो जितना जल्दी हो सके, सिर्फ खर्राटे नहीं, यदि आप अपनी किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसको जूझते ना हुए आप किसी चिकित्सा परामर्श को ज़रूर फॉलो करें। बिल्कुल। डॉक्टर मित्तल आपका, डॉक्टर निकिता शर्मा आपका, डॉक्टर राजीव सिंह, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमने जाना और समझा कि खर्राटे सिर्फ एक इरिटेट करने वाली आवाज़ भर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम भी हो सकते हैं। कभी कभी ये हमारे दिल और दिमाग के लिए चेतावनी भी होते हैं और पूरे स्वास्थ्य का इससे कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। अगर इसे आप समझें तो आज नहीं तो आने वाले सालों में ये आपको जरूर परेशान कर सकते हैं और कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्या गंभीर उभर कर सामने आ सकती है। इसलिए समय रहते चेतना जरूरी है और जो उपाय, सलाह, सुझाव आज हमारे विशेषज्ञों ने दिए हैं, इन्हें आप जरूर अपनाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आयुष्मान भव में अगले अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।